नमस्कार। इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि भूया शर्मा। कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों जीवन काल की दो ऐसी अवस्थाएं होती है जहां मनुष्य को प्यार और देखभाल की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हमारे देश में तो बुजुर्गों को उस पेड़ की तरह माना जा रहा है जो जब तक खड़ा है वो तब तक तपती धूप में छांव देता रहेगा। लेकिन अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं जहां बच्चे अपने बुजुर्गों की अनदेखी करते हैं। माँ बाप को संपत्ति से बेदखल कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया जाता है या फिर उन्हें वृद्धाश्रम की चार दीवारी में रहने को मजबूर कर दिया जाता है। दुनिया के कई देशों में सामाजिक सुरक्षा को लेकर कानून है और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए खास प्रावधान किए गए हैं। हमारे देश में भी बुजुर्गों पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए कानून बनाए गए हैं और वक्त वक्त पर देश के सुप्रीम कोर्ट ने बुजुर्गों की देखभाल को लेकर कई दिशा निर्देश दिए हैं। घरेलू हिंसा, आपसी मतभेद और संपत्ति विवाद को लेकर अक्सर बुजुर्गों के साथ मारपीट तक की जाती है और जब बात उनके स्वास्थ्य की देखभाल और खाने पीने की होती है तो उनके साथ बेहद बुरा सलूक होता है। देश में बढ़ते इसी तरह के मामलों से निपटने और बुजुर्गों को उनका हक दिलाने के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के तहत बुजुर्गों के कई अधिकार हैं। इन्हीं प्रावधानों को समझने की आज हम कोशिश करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि वसीयत या गिफ्ट डीड को लेकर क्या कहता है कानून, क्या बेहतर है बुजुर्गों के लिए और इसे बनाते वक्त क्या सावधानियां जरूरी है। आज हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए अधिवक्ता संदीप चमारिया उपस्थित है। बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी आपका। सभी को मेरा बहुत नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में मुझे एक अवसर देने के लिए धन्यवाद। संदीप जी, आज हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिकों के हक की। वरिष्ठ नागरिकों की बात करें और खासकर उन लोगों की जो अपनों के ही अत्याचार के शिकार है, तो सीनियर सिटीजन एक्ट क्या कहता है? सबसे पहले आपसे इस एक्ट के बारे में समझना चाहेंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में मैं रश्मि जी को सहृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे एक मौका दिया है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे दो शब्द कहने के लिए आज इस मंच पर आमंत्रित किए हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007, ये एक ऐसा प्रावधान है जिसमें जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं या जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनके साथ जो अत्याचार होता है उस अत्याचार का निवारण करने के लिए एक उचित व्यवस्था इसमें की गई है। अब बात आती है कि इस अधिनियम में आखिर है क्या। तो हम सभी जानते हैं कि एक उम्र के बाद जो माता पिता के साथ बदसलूकी की जाती है, उनको मानसिक और शारीरिक रूप से उत्पीड़न किया जाता है या उनकी संपत्ति को हड़पने की जो कोशिश की जाती है, इसके अलावा जो उनको भरण पोषण करने के लिए जो पर्याप्त धन की आवश्यकता होती है और उनकी जो चिकित्सा की जो व्यवस्था होनी चाहिए उसके ऊपर जो खर्च है, ये सभी में कहीं न कहीं उनके बच्चे हो या उनके रिश्तेदार हो उनके साथ एक गलत करते हैं। और इसीलिए इस एक्ट में जो इस तरह की स्थिति अगर पैदा होती है कोई वरिष्ठ नागरिकों के साथ, तो उसके साथ कैसे मुकाबला किया जाए और एक बहुत ही कठोर तरीके से इसका कैसे समाधान किया जाए, ये सब व्यवस्था ये 2007 अधिनियम में की गई है। जी बिल्कुल। आमतौर पर देखा जाता है कि जो बुजुर्ग अकेले रह रहे हैं उन्हें आसानी से उनकी परवाह करने वाले किसी व्यक्ति या रिश्तेदार पर भरोसा हो जाता है और वह उसे अपनी संपत्ति गिफ्ट में दे देता है ताकि वह उनकी देखभाल करे। लेकिन गिफ्ट में संपत्ति मिलने के बाद वह शख्स अत्याचार करने लगे तो क्या किया जाए? अब एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि माता पिता अपने बच्चों पर भरोसा करते हैं और उन्हें ये लगता है कि भविष्य में जो उनकी संपत्ति है उस संपत्ति का अधिकार वही बनेंगे, लेकिन इसके विपरीत उनका ये एक आशा रहती है कि उनके लड़के जो है या उनकी लड़कियां है या अन्य रिश्तेदार जो भी हैं उनका भरण पोषण करेंगे। और इसी भरोसे के तहत वो क्या होते हैं कि अपनी जो संपत्ति होती है, या तो वो गिफ्ट डीड हो या सेल डीड हो या अन्य कोई तरीके से हो या बैंक में मॉर्गेज हो, ये सभी व्यवस्था के तहत वो अपनी संपत्ति को बच्चों के नाम पे हस्तांतर कर देते हैं। लेकिन
इसके बाद जो दृश्य दिखने को मिलता है वो बहुत ही भयावह है। जब ये संपत्ति उनके हाथ आ जाती है तो उसके बाद उनका रूप और रंग दोनों ही बदल जाते हैं, और जब संपत्ति हाथ से निकल जाती है तो बुजुर्ग के साथ जो अन्याय होता है ये अन्याय बहुत ही दयनीय है। और इसीलिए इस एक्ट में अगर इस तरह की कोई स्थिति पैदा होती है तो उसका निवारण कैसे किया जाए उसकी व्यवस्था इसमें की गई है। तो संजीव जी, क्या लगता है आपको, वसीयत ज़्यादा सही है या गिफ्ट डीड? वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या बेहतर है? संपत्ति बच्चों के नाम करते वक्त किन बातों का जो हमें ध्यान रखना ज़रूरी है? अब एक और विषय पर मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि ऐसी कौन सी व्यवस्था ज़्यादा मजबूत होती है जिसमें वरिष्ठ नागरिक हो या अन्य जो भी बुजुर्ग व्यक्ति है उनके हाथ में अगर कोई संपत्ति रहती है तो ये सब एक संपत्ति जो है उनको कहीं ना कहीं सुरक्षा प्रदान करती है उनके जीवन यापन के लिए। और इसके लिए मेरा ये परामर्श है कि वो गिफ्ट डीड कभी भी ना करें। हो सके तो वो एक विल करें और इस विल में वो अपनी पूरी बात रख दें कि उनकी मृत्यु के बाद ये संपत्ति जिसके नाम पे भी जाना चाहती है वो जा सकती है। और उसके पहले उस विल में ये एक उल्लेख किया जा सकता है कि जब तक वो जिंदा रहें उनका भरण पोषण का या अन्य जो भी सुख सुविधा की उनकी जरूरत पड़ती है उनकी संपूर्ण व्यवस्था जो विल के बेनिफिशियरी है उनको करनी होगी। और इस विल के तहत क्या होता है कि जब एक विल रहती है तो लड़के लोग ये जानते हैं कि अगर वो कहीं भी अपनी जो जिम्मेदारी है उससे वो भागते हैं तो वो विल कैंसिल की जा सकती है। और उस स्थिति में जो माता पिता होते हैं उनके पास एक अस्त्र होता है कि वो विल अपने बच्चे को न देके किसी और को भी दे सकते हैं। तो जब तक ये डर रहता है उस डर के दायरे में वो माता पिता को जो सुरक्षा चाहिए उनकी भरण पोषण की हो या अन्य व्यवस्था की वो संपूर्ण रूप से मिल सकती है। अब अगर उसमें गिफ्ट डीड कर देते हैं तो गिफ्ट डीड में क्या होता है कि ये संपूर्ण अधिकार जो है दूसरी तरफ चला जाता है। और उसके बाद जो एक स्थिति आती है जहां समझ लीजिए अगर लड़के बच्चे हैं जो उनको अवहेलना करते हैं तो उनको फिर क्या है कि ट्रिब्यूनल के पास आना पड़ता है, अपनी कंप्लेंट दर्ज करनी पड़ती है और उसके ऊपर व्यवस्था की जाती है। तो मेरा ये सुझाव है कि वो गिफ्ट डीड कभी भी ना करें, हो सके तो वो एक विल अच्छे किसी व्यक्ति से परामर्श करके ही करें। जी ठीक है। अगर गिफ्ट डीड मिलने के बाद वरिष्ठ नागरिकों के साथ अत्याचार होने लगे तो उस स्थिति में क्या वह गिफ्ट डीड वापस ले सकता है? गिफ्ट डीड को कैसे चैलेंज किया जा सकता है? जहां तक गिफ्ट डीड की बात है ये चीज हमें देखनी पड़ेगी कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो गिफ्ट डीड कर दी जाती है तो उसमें संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति के हाथ से दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है। और उस स्थिति में जो डोनर रहता है उसके पास कोई अधिकार नहीं रहता है और जो बेनिफिशियरी रहता है उसके पास संपूर्ण अधिकार ट्रांसफर हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है कि जो वरिष्ठ नागरिक है या जो अपने भरोसे के ऊपर उन्होंने अपनी संपत्ति को गिफ्ट डीड के तहत जब अपने बच्चे को या किसी और व्यक्ति को दे दी है और उनका ये था कि जो आने वाला समय है उसमें उनकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी पालन करेंगे, लेकिन अगर कहीं से भी वो मुकर जाते हैं तो ऐसी नहीं है कि वो गिफ्ट डीड जो उनके हाथ में रहेगी। अगर जो व्यक्ति इससे उत्पीड़ित होता है वो एक ट्रिब्यूनल है इस एक्ट में, उस ट्रिब्यूनल में अगर अपनी कंप्लेंट दर्ज करता है और ये कहता है कि मैंने जो बात अपनी लिखी थी गिफ्ट डीड में उस गिफ्ट डीड के तहत मेरे जो लड़के बच्चे या रिश्तेदार हैं वो जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं, इसलिए वो गिफ्ट डीड को कैंसिल की जाए, तो इस एक्ट के तहत वो ट्रिब्यूनल में संपूर्ण एक अधिकार होता है कि वो गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं। अब दूसरी बात यह है कि इस गिफ्ट डीड में जब भी वो अगर करें ऐसी तो वहां पे एक स्पेशल क्लोज वो जरूर इसमें लिख दें कि ये जो गिफ्ट डीड है मेरे भरण पोषण की संपूर्ण जिम्मेदारी जो भी इसके बेनिफिशियरी है उनको करनी होगी। तो ये अगर एक बात उसमें लिख दी जाती है तो इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन आ जाता है। एक और बात जानना चाहेंगे, सीनियर सिटीजन्स एक्ट में मेंटेनेंस का क्या प्रावधान है और इसे पाने का अधिकार किसे है? कहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं? प्रोसेस क्या है? जो अधिनियम 2007 है ये मुख्यतः जो बनाया गया है वो है भरण पोषण के लिए, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है या भारत की जो डाटा है
हेल्पलाइन की, उसमें 10 करोड़ वरिष्ठ व्यक्ति के बीच में 5 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जो इस भरण पोषण से उत्पीड़ित होते हैं अपने परिवार वालों से के द्वारा। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है कि अगर उनको लगता है कि जो जिम्मेदारी उनके लड़के बच्चे या रिश्तेदार निभाना चाहिए वो कहीं ना कहीं उसमें विफल है या उसमें अवहेलना कर रहे हैं, तो वो ट्रिब्यूनल में जाके एक कंप्लेन कर सकते हैं। और जब कंप्लेन करेंगे तो उस कंप्लेन के तहत जो ट्रिब्यूनल के ऑफिसर होता है वो पार्टी को बुलाएंगे और उनसे सवाल जवाब करेंगे और उनको एक ऐसी स्थिति में ला देंगे कि उनको जो भरण पोषण है वो देने के लिए बाध्य है। और इसमें इस जो 2007 का अधिनियम है इसमें मैक्सिमम 10,000 अमाउंट का रखा गया है, पर समय के साथ साथ इसकी एक परिवर्तन की आवश्यकता है और उसमें जो भी उसमें बदलाव लाना चाहिए सरकार उसमें बदलाव ला रही है। तो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ऐसा नहीं है कि वो व्यक्ति ही जाए और वहाँ पे अपना एक एप्लीकेशन दर्ज करे, वो किसी एनजीओ के द्वारा भी कर सकते हैं या जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है अगर उसको खबर मिलती है कोई दूसरे सोर्स से तो वो भी उसके ऊपर अपना कॉग्नाइजेंस लेके इस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता है। जी, बातचीत का ये सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आज हम बात कर रहे हैं सीनियर सिटीजन एक्ट की। संदीप चमारिया जो अधिवक्ता है वो हमारे साथ मौजूद है। जी संदीप जी, मेंटेनेंस की बात हम कर रहे थे, किसके खिलाफ मेंटेनेंस का दावा किया जा सकता है? जिन बुजुर्गों के अपने बच्चे नहीं है क्या वे भी मेंटेनेंस का दावा कर सकते हैं? जहां तक भरण पोषण की बात है तो ये सवाल आता है कि ये किसके ऊपर लागू होगा और किसके ऊपर लागू नहीं होगा। तो मुख्यतः जो लड़के लड़कियां होती हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखें, उनकी उचित व्यवस्था करें। और कहीं ऐसा भी होता है कि लड़के बच्चे नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में इस 2007 के अधिनियम के तहत जो उसके नेक्स्ट लीगल हेयर होंगे, जैसे चाचा चाची हो या कोई भाई हो या जो भी है जो अपने हिंदू लोग के हिसाब से या मुस्लिम लोग के हिसाब से है, उनको जो बेनिफिट मिलेगा वो व्यक्ति इन व्यक्तियों का भरण पोषण करने के लिए जिम्मेदार है। तो इस स्थिति में क्या है कि जो एप्लीकेशन करेंगे वो एप्लीकेशन करने के साथ साथ उसमें ये बात लिख सकते हैं कि उनकी जिम्मेदारी किनको लेनी चाहिए, लड़के बच्चे को लेनी चाहिए या रिश्तेदार को लेनी चाहिए। तो जो भी व्यवस्था रहेगी उस व्यवस्था के तहत ये जिम्मेदारी जो है या तो लड़के लड़कियां हो या उसके रिश्तेदार हो या अन्य कोई व्यक्ति जो उनकी संपत्ति से कहीं ना कहीं ताल्लुकात रखते हैं, उनको ये जिम्मेदारी लेनी एक आवश्यक है। जी बिल्कुल, लेकिन अत्याचार का शिकार होने के बावजूद कई बार बुजुर्ग ये सोचकर इसकी शिकायत नहीं करते कि समाज उनके परिवार के बारे में क्या सोचेगा। क्या लगता है आपको, कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है? देखिए, जहां तक ये अधिनियम 2007 की बात है तो कागजों में सही है, लेकिन प्रश्न ये आता है कि ये माता पिता कभी कभी एक मन में शंका रहती है या उनका डर रहता है कि अगर वो शिकायत करेंगे तो उसका परिणाम भयावह हो सकता है, इससे वो डरते हैं। और इस डर के वजह से जो उनको इस अधिनियम 2007 में व्यवस्था की गई है उससे वो वंचित हो जाते हैं। तो जहां तक मेरा कहना है कि ऐसी स्थिति में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है एक जागरूकता की, एक प्रचार की और एक सुरक्षा की। ये 3-4 दायरे अगर सामने मजबूत तरीके से आते हैं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि कोई भी बुजुर्ग इस बातों से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है कि अगर वो कहीं कंप्लेन करेंगे तो उनके लड़के बच्चे के साथ उनका रिश्ता खराब हो जाएगा या हो सकता है कि उत्पीड़न बढ़ जाएगा या हो सकता है कि उनके साथ और कोई गलत हरकत वो करें। मेरा ये कहना है कि अगर ऐसी कंप्लेन वो करते हैं तो बेहिचक बिना डरे ये कंप्लेन उनको करनी चाहिए, ये उनका अधिकार है इस अधिनियम 2007 के तहत। बच्चे कई बार माँ बाप को बेसहारा छोड़ देते हैं। ऐसी स्थिति में उनका आखिरी सहारा वृद्धाश्रम होता है। आश्रम में रहते हुए भी वे नहीं चाहते कि उनके बच्चों पर किसी तरह की आंच आए, पर यह भी चाहते हैं कि उनके साथ न्याय हो। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? न्याय के लिए कैसे अप्रोच करें? एक उम्र के बाद जो हमें देखने को मिलता है कि लड़के बच्चे को ये लगता है कि अब माता पिता की उनके घर में कोई आवश्यकता नहीं है या उनकी वो जरूरत भी महसूस नहीं करते हैं और उनके साथ एक अवहेलना व्यवहार करते हैं, उनके साथ एक दुर्व्यवहार करते हैं
उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि आप जो इस घर में हैं वो कुछ नहीं, हमारे लिए एक बोझ ही है। तो ऐसी स्थिति में माता पिता के साथ जो अत्याचार होता है, उस अत्याचार से बचने के लिए जो उत्पीड़ित व्यक्ति है, वो चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उनको तुरंत ही कहीं ना कहीं अपनी एक सुव्यवस्था करने के लिए वो ट्रिब्यूनल में जाए। और ट्रिब्यूनल में अगर उनको दिक्कत लगती है, ऑनलाइन में आजकल हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसकी व्यवस्था की गई है, सब डिवीजन में एक व्यवस्था की गई है। सब डिवीजन में एक ट्रिब्यूनल रहता है, उसके ऊपर एक एपीलेट अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास रहती है। और जब वो जाते हैं तो उनको एक इंटरिम मेंटेनेंस का भी एक प्रावधान उसमें रखा गया है। और उनको लगता है कि कोई इससे ज़्यादा भी उसके साथ कोई शारीरिक रूप से अत्याचार हो रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं कि वो पुलिस के पास भी जा सकते हैं। पुलिस के पास अगर वो जाएंगे तो पुलिस नीचे ही उसमें उनकी जो व्यवस्था लेनी चाहिए आईपीसी के तहत, और उसके ऊपर उनकी कार्रवाई जरूर वो करेंगे। अब आता है कि अगर हम देखें कि एक इसमें सबसे ज़्यादा एक इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वो सोशल वेलफेयर ऑफिसर। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में रहता है, जिसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर कोई उत्पीड़ित व्यक्ति उनके पास आता है या उनको कोई खबर लगती है या उनको कोई बताते हैं, तो तुरंत ही उसके ऊपर वो कार्रवाई करते हैं। तो अगर देखें तो ये व्यवस्था पूरी तरह से एक सुसंगठित है, लेकिन इसकी जो प्रैक्टिकल जो इसमें काम होना चाहिए, कहीं ना कहीं लोग डरते हैं, नहीं जानते हैं, अशिक्षित रहते हैं, और इसकी वजह से इसमें जितने अधिकार दिए गए हैं उस अधिकारों से वरिष्ठ व्यक्ति वंचित रह जाते हैं। संदीप जी, देखा जाता है कई बार कोर्ट तक पहुंचना भी बुजुर्गों के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है, तो क्या कोई और विकल्प है जिसके जरिए वह कोर्ट न जाकर भी अपनी शिकायत दर्ज करा सके? 1999 के आगे इस स्थिति से जूझने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में सेक्शन 125 के तहत एक व्यक्ति मेंटेनेंस क्लेम कर सकता था। फिर 99 में जब पॉलिसी एक सरकार ने बनाई तो उनको लगा कि उन्हें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिसमें वरिष्ठ नागरिक, विशेष करके जो भारतीय जो इस इलाके में जो रहते हैं, उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार न हो। तो 2007 में ये अधिनियम की उन्होंने व्यवस्था की, और इस अधिनियम के तहत अगर हम देखें तो एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया। ये उनको मैं बताना चाहता हूं कि इसके लिए उनको दर दर अदालत में नहीं ठोकर खानी है, वो सीधा एक एप्लीकेशन करने के लिए डेप्यूटी कमिश्नर ऑफिस में वहाँ पे जाए, वहाँ पे एक ट्रिब्यूनल रहता है, वहाँ पे वो संपर्क करें और अपनी जो भी बात है वहाँ पे बता सकते हैं। और बताने के बाद उसके ऊपर जो कार्रवाई है वो निश्चित रूप से वहाँ पे होगी। और उनको लगता है कि वहाँ तक जाने के लिए उनके पास अच्छे साधन नहीं है, तो वो किसी भी सामाजिक संस्था के तहत वो कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके द्वारा हो या अन्य किसी व्यक्ति को भी बता सकते हैं अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो मुझे जहां तक लगता है कि वो एक, जब तक उनकी ओर से एक पहल नहीं होगी, ये व्यवस्था कहीं ना कहीं अपने सीमित दायरे में रह जाएगी। तो इसको अगर हमें कार्यान्वित करना है तो जो भी उत्पीड़ित व्यक्ति है वो कोर्ट न जाके जो ट्रिब्यूनल है वहां पे जाए। और इसमें मैं वापस दोहराना चाहता हूं कि उनको कोर्ट नहीं जाना है, क्योंकि कोर्ट में जाने के साथ साथ आदमी के सामने एक पिक्चर आती है कि एक बहुत ही लंबा ये एक तरीका है, इसमें हो सकता है कि मुझे दर दर भटकना पड़े या मुझे समझ में नहीं आता। तो इस तरह की चीज़ से बचने के लिए या उनके साथ जो खर्चा का जो भी व्यवस्था है वहाँ पे भी एक बात आती है। तो इन सबसे हट के वो सीधा एक ट्रिब्यूनल के पास जाए और अपनी शिकायत दर्ज कराए। संदीप जी, आपका निजी अनुभव क्या कहता है? कई बार ऐसे केस आपने देखे होंगे जहां बुजुर्ग दर दर की ठोकरें खाता है, अदालत का दरवाजा खटखटाता है। किस तरह के परिवारों में इस तरह की मानसिकता आपको ज्यादा देखने को मिली है? जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है तो ऐसे कुछ केसेस मैंने भी देखे हैं। तो उसमें विशेष करके क्या होता है कि संपत्ति जब उनके हाथ में लग जाती है, लड़के बच्चे के हाथ में, तो उनका व्यवहार जो है वो काफी सौतेला होता है अपने माता पिता के प्रति। और इस स्थिति में सबसे ज्यादा मुश्किल कब आती है? जब वो गिफ्ट डीड कर देते हैं या मॉर्गेज, जो बैंक में लड़का आता है कहता है कि पिताजी पैसे की जरूरत है, आप ये संपत्ति आपके नाम पे, इसको मॉर्गेज कर दीजिए, बंधक कर दीजिए, और वो भरोसे में बंधक कर देते हैं। तो जब ये स्थिति आती है तो उसको अगर हम लोग देखें तो वहां पर अपने जो अधिकार है माता पिता के पास संपत्ति के ऊपर, वो संपूर्ण रूप से कहीं ना कहीं शिथिल पड़ जाते हैं।
तो मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि उनके पास संपत्ति है और उस संपत्ति को वो किस तरह से हैंडल करें, तो मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि वो हरदम एक विल बनाए और विल में स्पेशली वो ये बात मेंशन करें कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरे भरण पोषण की संपूर्ण रूप से जिम्मेदारी जो भी उसके बेनिफिशियरी है विल के, उनको उठानी पड़ेगी। और जब ये बात आ जाती है तो लड़के बच्चे में कहीं ना कहीं ये बात तो मन में रह जाती है कि ये विल है, ये विल जब तक है तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, और अगर कुछ हम लोग गलत करते हैं तो ये विल कैंसिल करने का पावर जो है संपूर्ण रूप से उनके माता पिता के हाथ में होता है। तो अब अंत में मैं ये कहना चाहता हूं कि ये 2007 से अधिनियम अपने पास है, लेकिन जहां तक इसका जो रूप से प्रचार होना चाहिए वो प्रचार नहीं है। विशेष करके गाँव में जहां अशिक्षित व्यक्ति होते हैं उनको तो संपूर्ण रूप से पता नहीं रहता है कि उनके कुछ अधिकार है, उनको बाहर फेंक दिया जाता है या उनको कहीं छोड़ दिया जाता है या उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं घर के अंदर या मारपीट करते हैं। तो उस स्थिति में वो इस तरह से उत्पीड़ित होते हैं कि जिसकी हम लोग व्याख्या भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से केसेज आते हैं जहाँ पर उनको असह्य महसूस होता है, और जहाँ तक कानून की जो बात है उसके बारे में उनका कोई तरह का उनका ज्ञान नहीं होता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार ने एक बहुत ही एक अच्छा अधिनियम बनाया है, लेकिन साथ साथ इसकी जो प्रचार है वो प्रचार संपूर्ण रूप से होना चाहिए। और जो सामाजिक संस्थाएं हैं या अन्य जो भी जागरूक नागरिक है इस समाज के, वो अगर आसपास इस तरह की कोई हरकत देखते हैं तो इसके लिए वो तुरंत ही अपनी जो उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो ट्रिब्यूनल में जाके बताएं, और उसके बाद सरकार को जो करना है वो सरकार उसके ऊपर उचित व्यवस्था करेगी। यही मेरा कहना है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप चमारिया जी हमसे जुड़ने के लिए। तो अपने अधिकारों से वंचित वरिष्ठ नागरिकों को लेकर जो सबसे बड़ी बात खुलकर सामने आती है वह है उनमें कानून को लेकर जागरूकता की कमी। यही वजह है कि वे घुट घुट कर जीने को मजबूर होते हैं। थोड़ी सी समझदारी उन्हें इस स्थिति से उबार सकती है। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद।